हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स ग्रुप चैनल। और बच्चे लोग, आज है हमारा डे 3 ऑफ द मैराथन और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अपनी पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर हम लोग करेंगे अपने लास्ट 4 चैप्टर्स, नेमली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो चलिए बच्चों, आज की मैराथन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक, विच इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बच्चे, जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फाइनेंस को मैनेज करना। और जब भी हम फाइनेंस यानी कि पैसों को मैनेज करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई, आप अपने पैसों का मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज आएगी कि हमें कब कब पैसों की जरूरत होती होगी, वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें हमें पैसों की जरूरत होगी और कितना अमाउंट ऑफ मनी हमें रिक्वायर होगा, और इस पैसे को कहां से हम लोग सस्ते से सस्ते में ऑब्टेन कर सकते होंगे, यानी कि फंड रेज कर सकते होंगे। तो बस कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं अंडर दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करते हुए हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि भैया, आपने जिन लोगों का पैसा लिया है, शेयर होल्डर्स ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करो। बेसिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स, राइट। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई, आप अपना बिजनेस कर रहे हो किस पर्पस के लिए? पैसों के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। आपने पैसा उधार लिया, क्यों? क्योंकि आप जनरेट करना चाहते हो मैक्सिमम प्रॉफिट। नंबर 3, सेफ्टी ऑफ फंड्स। भैया, किसी का पैसा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो या अपना खुद का पैसा भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर देंगे या कहीं पे भी उसको उड़ा देंगे। जी नहीं, हमें ये भी इंश्योर करना होता है कि सेफ्टी ऑफ फंड्स हमारा मेंटेन रहे। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना मैनेजमेंट की, तो बच्चे मैनेजमेंट तो यही कहेगा ना कि जो भी पैसा आपने यहाँ पर उधार लिया है, आप उसको बहुत ही एफिशिएंटली उसको मैनेज करके चल रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन से यहाँ पर मतलब है कि आपने पैसा जो है वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं किया जो आपको उसकी कॉस्ट से कम बेनिफिट दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10% का लोन उठाया कहीं से और जहां पर आपने पैसा लगाया है वहां से आपको सिर्फ 8% का रिटर्न जनरेट होता है, तो ये बहुत गलत तरीका है उस फंड को इस्तेमाल करने का। या आपको जरूरत है सिर्फ 2 लाख रुपए की, आपने 2.5 लाख रुपए का फंड रेज किया, 2 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 50,000 रुपए आपके घर की तिजोरी में रखा है, आपके बिजनेस की तिजोरी में रखा है, तो वो अननेसेसरी कॉस्ट को ऐड करेगा, तो ये काम नहीं करना है। मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट। उसके अलावा बच्चों, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ही इसलिए रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे फंड को रेज करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, तो हमारे जो कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं उनको हम टाइमली कंप्लीट कर सके, ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है बच्चे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत तरीकों से इंपैक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर आपको साइज और कंपोजिशन जो है फिक्स्ड एसेट्स का, उसके ऊपर ध्यान देना होता है, क्योंकि जितने से आपने इन्वेस्टमेंट करी, फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी 10 करोड़ रुपए की, तो आपका जो फिक्स्ड एसेट का ब्लॉक होगा वो 10 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर कितने करंट एसेट्स हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स के साथ ही डील नहीं करते, हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ यानी कि करंट एसेट्स के साथ भी डील करते हैं कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितने आपके पास डेटर्स हैं, कितना स्टॉक है आपके पास, या फिर कितना कैश है आपके पास, ये सब चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। अमाउंट ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड, यानी कि आप लॉन्ग टर्म फंड कितना इस्तेमाल करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म फंड कितना इस्तेमाल करना चाहते हो, एंड द ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू द डेट एंड इक्विटी। अब उसमें से भी आपको ये देखना है कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं उसके 2 सोर्सेज होते हैं, डेट और इक्विटी। तो डेट से कितना पैसा लोगे, इक्विटी से कितना फंड रेज करोगे, ये सारी बातों का ध्यान हम लोग यहाँ पर रखते हैं। एंड जितनी भी आप ये चीजें कर रहे हो, ये सभी चीजें अफेक्ट करती हैं ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मशीनरी खरीदी, आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आपने लोन लिया होगा तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे ऑफ करेंगे, ठीक है। अब इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं और मैं बच्चों यहाँ पर फिर से मैं ना
पेपर लीक करने में बहुत माहिर हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह देती हूँ आज ही, अभी से ही, कि इन तीनों में से एक डिसीजन का क्वेश्चन 100% आने वाला है, और उसमें से भी जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आता है, जहाँ पर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमसे पूछ लिया जाता है। ज्यादातर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर। अब देखो, मार्किंग कुछ भी हो सकती है, कई बार वो 6 नंबर के टॉपिक को 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ के उसकी बैंड बजा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम 3 से 4 नंबर के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, बट वो 6 नंबर में आ जाता है। तो सीबीएसई इस तरीके के खेल बहुत खेलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहा होता है ना, मैं ओह कौन से टीचर्स हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं। तो आप इसको प्रिपेयर करके जाइए, डेफिनेटली आपको ये एग्जाम में दिखेगा टॉपिक, चाहे वो 1, 3, 4, 6 किसी में भी दिखे, ठीक है। सो यहाँ पर जो 3 डिसीजन है उनके नाम क्या है? उनके नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। एज द नेम सजेस्ट फॉर ऑल द डिसीजंस की, जैसे मैं बात करूं अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं 2 तरीके के एसेट्स में, हमारे फिक्स्ड एसेट्स और हमारे करंट एसेट्स के अंदर। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लोगों ने फंड रेज करना है उसमें से हमें डेट कितना रेज करना है और हमें इक्विटी से कितना पैसा रेज करना है। डिविडेंड डिसीजन में क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट में से हम लोगों को एक डिसीजन लेना होगा कि कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें रिटेन करना है फॉर द फ्यूचर यूज एज रिजर्व, और उसमें से कितना पोर्शन हमें शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज द डिविडेंड, राइट। तो तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन जिसमें वर्किंग और फिक्स कैपिटल, और डिविडेंड डिसीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग जब देते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें हम डिविडेंड डिसीजन जरूर डालते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक चीज और बताकर चलती हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ना 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहते हैं, और शॉर्ट टर्म डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन है वो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहलाता है। और जहां पर हम बात करते हैं ना वर्किंग कैपिटल डिसीजन की, यानी कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा जो हमारी डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। भाई वर्किंग यानी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ पैसों की हमें जरूरत पड़ती है, उससे रिलेटेड भी हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है ये हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है? भाई लिक्विडिटी के टर्म्स में, प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। वहीं पे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको आप लॉन्ग टर्म डिसीजन भी कहते हैं, वो हमारे बिजनेस के साइज, प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस, सब चीजों को अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लोज का मतलब होता है द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द कैश। तो जब हम जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैश फ्लोज कैसे जनरेट होते हैं। अगर मैंने 10 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर लगाए हैं, तो ये 10 लाख रुपए मुझे कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जाएंगे? यानी कि कैश का आउटफ्लो तो हुआ है 10 लाख, इनफ्लो कैसे कैसे होंगे, हर साल कितना इनफ्लो आएगा और कितने टाइम पीरियड में मेरी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है, जो मेरी प्राइमरी इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा होता है रेट ऑफ रिटर्न, कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें मोर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके सामने, ए और बी, एक से 10% का रिटर्न मिल रहा है, दूसरे से 12%, हैविंग द सेम रिस्क, तो ऑब्वियसली वी विल चूज द प्रोजेक्ट बी जहां से आपको 12% का रिटर्न जनरेट हो रहा है। द थर्ड वन इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, यानी कि कई बार जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी होती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्रॉपर एक हमारा ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे सिखाई जाती हैं कि कब कहाँ कौन से प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। तो जो भी हमने क्राइटेरिया यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा उसके बेसिस पर भी ये डिसीजन लिया जाता है। द सेकेंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करने के हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। बच्चों कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको वो जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है, जो भी आपने सोर्स इस्तेमाल किया है, चाहे वो डेट है चाहे वो इक्विटी है, वो आपको कितने का पड़ा। अब कितने का पड़ा से का मतलब होता है मैम, कितने से पड़ा से मतलब ये है कि सपोज आपने एक बैंक से लोन लिया है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, विच मीन्स कि आपको उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट पे ऑफ करना है। वहीं पे अगर आपने इक्विटी इशू करी, यानी कि शेयर्स इशू करे, उस पर आपको डिविडेंड देना है 12%। तो महंगा क्या है? इक्विटी। तो जो भी सस्ता सोर्स होता है बेसिकली एक प्रूडेंट मैनेजर उसी को ही सिलेक्ट करता है।
दूसरा आता है रिस्क। रिस्क होते हैं दो तरीके के, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कब होता है कि जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट ज्यादा हो, यानी कि आपने बहुत बाहर से पैसा उधार ले रखा है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क हाई होता है। बिजनेस रिस्क आपके बिजनेस ऑपरेशन से जुड़ा होता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, बिजनेस रिस्क कम है, तो गो फॉर इक्विटी, क्योंकि अगर आप और डेट लोगे तो दैट मीन्स आप अपना फाइनेंशियल रिस्क और बढ़ा जाओगे। बट वहीं पे अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क कम है बट आपको बिजनेस रिस्क थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, तो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट फॉर द डेट, क्योंकि अभी आपका फाइनेंशियल रिस्क कम है तो आप डेट को चूज कर सकते हो। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। अब कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड का मतलब क्या होता है, आप किसी बैंक से लोन ले रहे हो, अब आप जहां से लोन ले रहे हो वहां के कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करने थे, फाइल चार्ज वहां पे चार्ज किया गया आपसे, तो किसी भी फंड को लेने के लिए पहले जो आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है बेसिकली वो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब जैसे कि हम इक्विटी इशू करते हैं, तो इक्विटी इशू करने से पहले भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, तो ये सारी उनकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जहां पर भी कम दिखेगी हम उस सोर्स को चूज कर लेंगे, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन। हर कंपनी को पैसे उधार लेने से पहले अपनी खुद की कैश फ्लो पोजीशन देख लेनी चाहिए। अब कैश फ्लो पोजीशन कैसे चेक की जाती है कि आपको बिजनेस के अंदर कुछ पर्पसेस के लिए पैसा चाहिए, किस किस चीज के लिए, अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए पैसा चाहिए, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, कहीं पैसा उधार ले रखा है तो उस उधारी को वापस करने के लिए पैसा चाहिए, और उस उधारी के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते होगे तो आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लोज है, मतलब आपको लगता है कि हाँ आपके पास कैश फ्लो पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, तो इन दैट केस यू कैन ऑप्ट डेट। क्यों? क्योंकि अगर आपके कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो फर्दर जो फाइनेंशियल रिस्क आपके ऊपर बढ़ रहा है डेट लेने की वजह से, आप उसके साथ नहीं संभाल पाओगे बिजनेस। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो डेट पे जाओ, अच्छी नहीं है तो इक्विटी ऑप्ट कर लो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमेशा बहुत सारे बिजनेसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, लाइक आपको रेंट पे करना है, आपको सैलरी पे करनी है, तो अगर आपके कुछ इस तरीके के फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई चल रहे हैं, ऐसे में अगर तुम डेट ले लोगे तो एक फाइनेंशियल कॉस्ट आपकी और ऐड हो जाएगी इंटरेस्ट के नाम की, तो ऐसे में इक्विटी लो। बट अगर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं है, कम चल रही है, तो इन दैट केस आप डेट को ऑप्ट कर सकते हो। कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी कि क्या आप अपना कंट्रोल बांटना चाहते हैं किसी के साथ, तो अगर आप किसी बाहर वाले से पैसा उधार लेते हो तो बाहर वालों को हम ताका झाकी नहीं करने देते अपने बिजनेस के अंदर। हम कहते हैं जी आप अपना इंटरेस्ट लो हर महीने और जाओ यहाँ से, और 2 साल बाद आपने हमसे पैसा वापस लेना, पैसे वापस लेके चलते बनना। बट वहीं पे अगर आप इक्विटी शेयर्स को इशू करते हो तो उनका हमारे मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन होता है, वो झांकेंगे आपके बिजनेस में आगे। तो अगर आप उस कंट्रोल को शेयर करना चाहते हो तो इक्विटी आप ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर आप नहीं चाहते कि हमारा जो कंट्रोल है वो किसी के साथ शेयर किया जाए, तो इन दैट केस डेट इज बेटर। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के क्या हालात हैं? 2 फेजेस जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, बुलिश और बेयरिश। अब बुलिश फेज का मतलब होता है जब स्टॉक प्राइसेस हाई चल रही होती है, तो ऐसे में अपने शेयर्स को इशू करना हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है, तो इन दैट केस इक्विटी इज प्रेफरेबल। बट बेयरिश फेज के अंदर स्टॉक प्राइसेस कम हो रही होती है, तो इन दैट केस हमारे शेयर्स को इशू करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो हम डेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद कर लो, कब क्या डेट लेना है, कब इक्विटी लेना है, अपने आप बनाकर लिख के आओ, बस पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन के अंदर यानी कि अब आपको कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने होंगे व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले तो भैया डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? पैसों से दिया जाएगा ना, तो आपको देखनी है द अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर आप सफिशिएंट अर्निंग है आपकी पास्ट और करंट, तो आप ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी योर द स्टेबिलिटी ऑफ योर अर्निंग्स, की आपकी अर्निंग स्टेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक साल तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो, दूसरे साल में फिर डाउनफॉल हो जाता है, तो ऐसे में गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर स्टेबिलिटी है अर्निंग्स की तो आप ज्यादा डिविडेंड पे जाएं, अदरवाइज आप डिविडेंड को धीरे धीरे ही बढ़ाएं। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज को ये चेक करना होता है कि उनका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, तो अपने अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से वो क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर फिक्स कर सकते हैं। तो ये उनको देखना होगा कि उनका अर्निंग पोटेंशियल है या नहीं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको इन फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, यानी कि जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पैसे को ज्यादा बचाएंगे। बट अगर उनको ऐसे फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही होती हैं तो फिर उसके टाइम पे वो ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगेन वो कैश फ्लो पोजीशन। बच्चे कैश फ्लो पोजीशन आपको हर जगह दिखेगा, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप सब जगह लिख सकते हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, कैश फ्लो पोजीशन लिख ही देना। ठीक है, तो कैश फ्लो पोजीशन के अंदर अगर आपकी वही आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा आ रहा
रहा है तो अच्छा डिविडेंड दे दो, खुश रखो शेयर होल्डर्स को। अगर आपको लगता है कि नहीं सफिशिएंट कैश नहीं है आपके पास तो आपको अपना पास पैसा रिटेन करके रखना चाहिए, डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, बहुत से लोग पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि वो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं। तो अगर हमारे शेयर होल्डर का प्रेफरेंस फिक्स्ड डिविडेंड के लिए है तो आपको वैसा ही डिविडेंड उनको पे करना होगा। टैक्सेशन पॉलिसी, जनरली जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है वो हमारी कंपनीज पे करती हैं। तो अगर आपको टैक्स रेट हाई दिख रहा है इन दैट केस आप कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए, बट अगर टैक्स रेट कम है तो आप ज्यादा डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, फिर से वही बात कि कई बार क्या होता है कि अगर हमें मार्केट में अपनी पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी होती है तो हम डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि मार्केट में ये एक बात फैल सके कि ये कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के जो शेयर्स होंगे इसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज की तरह फैलेगा। बट वहीं पे अगर आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप अपने अकॉर्डिंग डिविडेंड पे कर सकते हैं। एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको आसानी से कैपिटल मार्केट में पैसा मिल जाता है, बट कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जैसे कि कोई न्यू कंपनी है या कोई स्मॉल कंपनी है, उनको आसानी से कैपिटल मार्केट से पैसा नहीं मिलता। तो जिसको पता है कि भाई मुझे कहीं और से पैसा नहीं मिलने वाला, मुझे खुद के पैसों पर ही डिपेंड रहना है, तो वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। बट जिन कंपनीज को बहुत आसानी से जब भी जरूरत होती है कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को अच्छे से डिविडेंड पे करें। लीगल कंस्ट्रेंट, कई बार हमारा जो प्रोविजन ऑफ एक्ट है, जैसे कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, वो हमारे ऊपर कुछ बाउंडेशंस लगा देते हैं फॉर द डिविडेंड पे आउट्स, तो यहाँ पर हमें कई बार एक्ट के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, जैसे कि हम दूसरे लोगों से भी पैसा उधार लेते हैं तो कई बार हम किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं जहां पर उन लोगों के हिसाब से भी हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग पे। अब यहाँ पर ना दो चीजों से मिलकर बना है फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले तो अगर केस स्टडी में कई बार ये आता है या रीजन असर्शन में या एमसीक्यू में आपको ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने को आता है, तो इसके लिए एक लाइन लिखी होती है दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अ बिजनेस फ्यूचर फाइनेंशियल ऑपरेशंस, है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड यूज किया कि इट इज द ब्लूप्रिंट, और किस चीज का ब्लूप्रिंट है, किसी भी बिजनेस के फ्यूचर फाइनेंशियल ऑपरेशन। फाइनेंशियल ऑपरेशन आप याद रखो तो इससे आपको पहचान में आ जाएगा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। अब यहाँ पे जो दो वर्ड है फाइनेंशियल और प्लानिंग, फाइनेंशियल मतलब पैसा, प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में, यानी कि यहाँ पर आप अपने पैसों की क्या कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हो कि फ्यूचर में पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पर एक पूरा चिट्ठा आप बनाते हो जिसके अंदर आप ये लिखते हो कि आपने कहां कहां से पैसा लिया है, उस पैसे को आप कहां कहां पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो पूरा डिटेल आप यहां पर बनाते हो। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी पैसों की जरूरत हो तब आपके पास पैसा अवेलेबल हो। टू सी दैट द फर्म डजंट रेज द रिसोर्सेज अननेसेसरी, फर्म बिना मतलब में रिसोर्सेज को रेज ना करे क्योंकि उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है, सही तरीके से पहले से प्लानिंग करके चलोगे, फंड को बिना मतलब में रेज नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे, आइडल नहीं छोड़ोगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। पहले से ही सोच विचार करके रखोगे तो अचानक से बिजनेस शॉक्स नहीं लगेंगे, सरप्राइज नहीं होगे। कोऑर्डिनेशन जो है हमारा जो फंक्शंस के बीच में वो बना रहेगा, डिफरेंट फंक्शंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारा बना रहेगा, वेस्टेज नहीं होगी रिसोर्सेज की। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को आप रिड्यूस कर पाओगे क्योंकि आप पहले से ही प्लान्ड हो। ये हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करने की कोशिश करता है, कैसे कि भाई आप आज सोच रहे हो कल के लिए। उसके अलावा ये एक और लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये फ्यूचर चैलेंजेस के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करता है, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर पहली बात तो होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने बिजनेस के लिए कैपिटल डिसाइड करने वाले हो कि आपको कितना कैपिटल एम्प्लॉयड रखना है अपने बिजनेस में। अब उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप डेट और इक्विटी का मिक्सचर भी कर सकते हो या आप कंप्लीटली इक्विटी पे भी डिपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है जो कि हमारी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करे, और इसी से ना एक हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि हम इस तरीके से अपने इक्विटी शेयर्स का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके, और जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब होता है द प्रपोर्शन ऑफ द डेट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट रखा है उसे हम फाइनेंशियल लिवरेज से डिफाइन करते हैं।
फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है जिसमें से 6 लाख रुपए का डेट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 60% रिस्क में है, 60% फाइनेंशियल रिस्क है हमारे ऊपर, क्योंकि हमने उसके अंदर डेट कंपोनेंट कितना रखा है, 60%। अब यहाँ पर इस फाइनेंशियल लिवरेज को दो तरीके से देखा जाता है, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। कुछ चीजें जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है और मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट मीन्स वो आप चीजें आपको नोट डाउन करनी है ना, ये लिवरेज वगैरह जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इसकी कंडीशन होती है दैट व्हेन योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मतलब आपने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उससे आपको कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। कैसे निकालते हैं मैडम, आरओआई, इसे बोलते हैं हम आरओआई। कैसे निकलता है, लिखो बच्चों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फॉर एग्जांपल, आपका प्रॉफिट है 4 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने की है 10 लाख इनटू 100, तो इस तरीके से आप आरओआई कैलकुलेट करोगे। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है कि आपने कितने में वो डेट को रेज किया, जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया 10%, तो वो 10% क्या है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। तो सपोज करो आपको रिटर्न आ रही है 12%, कॉस्ट है आपकी 10%, तो दिस इज नोन एज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डेट लेने से फायदा होगा। क्यों, क्योंकि इससे आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट वहीं पे अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है कि जब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से कम आती है, व्हेन योर आरओआई इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट। लिख लो। अब इसका मतलब क्या है कि रिटर्न तो 8% आ रही है, कॉस्ट 10% है, पैसा उठाया 10% पे, पर जहां लगाया वहां सिर्फ 8% का रिटर्न आ रहा है, तो गलत है ना। ऐसे में ज्यादा डेट लेना फायदेमंद नहीं है। क्यों, क्योंकि आपकी अर्निंग पर शेयर को कम कर देगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो अब वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको कंसिडर करते हुए आप ये चॉइस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आगे ना, फिर से कैश फ्लो पोजीशन। तो पहले तो आप देखेंगे कि कैश फ्लो पोजीशन आपकी कैसी है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट ज्यादा ले सकते हो, इक्विटी कम। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हम दोनों लेंगे, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है मोर और लेस, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, वो ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो जितना अच्छा आईसीआर आता है दैट मींस आप उतना ज्यादा डेट ले सकते हो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो चीजें आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कवर नहीं करी वो डीएससीआर में कवर हो जाती है, विच मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इंटरेस्ट ही पे नहीं करना होता, और भी बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। तो डीएससीआर भी अगर आपका अच्छा निकल कर आता है तो दैट मींस आप इस पोजीशन में हो कि आप ज्यादा डेट ले सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको चेक करना होगा कि अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो आप डेट ज्यादा लेंगे, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो आपको इक्विटी ज्यादा रखनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि जब भी आप पैसा उधार लेंगे, अगर आपको लगता है कि मार्केट से पैसा जो उधार मिल रहा है वो ज्यादा रेट पे मिल रहा है, तो ऐसे में डेट कम लिया जाएगा, इक्विटी पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट हाई है तो डेट ज्यादा लेना प्रेफरेबल होता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं डेट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो ऐसे में हमारे जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि जो इक्विटी हमने इश्यू करी होगी उसके ऊपर भी हमें कुछ रिटर्न देना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। ज्यादा डेट लेने की वजह से रिस्क बढ़ता है, फाइनेंशियल रिस्क, तो कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये कहने लग जाते हैं कि भैया ऐसा है, अगर हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो हमें पैसा भी ज्यादा दो, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाने की वजह से ईपीएस कई बार कम हो जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट, वही द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग के जो बेसिकली आपको दिखेंगे ना कुछ पॉइंट्स, वो एकदम सेम दिखेंगे, जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट है, कैश फ्लो पोजीशन हो गया, रिस्क है, कंट्रोल कंसिडरेशन है, स्टॉक मार्केट कंडीशन है, मतलब वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। तो आप दोनों जगह सेम पॉइंट्स याद कर सकते हो, और जो एक अलग है वहां पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला, उसको छोड़ के बाकी मेरे को लगता है सभी इसके अंदर अवेलेबल है, तो एक टॉपिक से आप दो टॉपिक को प्रिपेयर कर पा रहे हो, है ना। उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसकी भी कम होगी हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होगी उसको कम प्रेफर करेंगे। रिस्क कंसिडरेशन, यानी कि रिस्क की अगर ऐसा माना जाता है कि डेट ज्यादा रिस्की होते हैं तो ऐसे में हम लोग इक्विटी शेयर्स की तरफ जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप बहुत ज्यादा डेट ले लोगे तो आप अपनी फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करोगे कि फिर फर्दर आपको ज्यादा डेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप एक पॉइंट तक ही, एक लेवल तक ही डेट्स रेस कर सकते हो।
कंट्रोल, वही बात कि डेट को रेज करने से कंट्रोल शेयर नहीं होता है बट इक्विटी से हो जाता है, तो अब वो आपको सोचना है कि आपको शेयर करना है या नहीं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वही वाली बात जो ऊपर भी थी कि कई बार कुछ लीगल बाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो हमें बताती हैं कि डेट ज्यादा लेना है या नहीं लेना है, तो उनको हमें मानना पड़ता है। स्टॉक मार्केट की कंडीशन, बुलिश फेज में हम लोग ऑब्वियसली इक्विटी ज्यादा लेंगे, डेट कम लेंगे, और वहीं पे बियरिश फेज में हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी कम लेंगे और डेट ज्यादा लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, कई बार क्या होता है कि हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं कि जो सेम इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है उसने जो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करा होगा हम उसी को फॉलो करेंगे, तो पर हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबकी बिजनेस सिचुएशन अलग होती है, ब्लाइंडली किसी के भी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो नाउ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल दो तरीके के हैं, यही वो टॉपिक है जो मैं आपको कह रही थी कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है हमारे। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, और भैया जहां बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड होगा वहां पर रिस्क भी है, और एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो इसको आप वापस नहीं ले सकते। याद करो इससे कि तुम्हारे घर वाले जब तुम्हारी शादी करने का फैसला लेंगे ना बच्चे, तो वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा और रिस्क भी है भाई आज के टाइम पे, कि चलेगी या नहीं चलेगी। अगर एक बार तुमने ये फैसला ले लिया तो भैया वापस नहीं मुड़ सकते, मुड़ोगे भी तो कहीं ना कहीं तो नुकसान झेलोगे ही, है ना। तो इरिवर्सिबल डिसीजन है, और अगर कभी आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ते भी हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। जनरली हम दो तरीके के बिजनेस को यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग जिसका काम क्या है, सिर्फ यहाँ से सामान ला के वहां बेचना, और मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या है कि पूरा रॉ मटेरियल को हमारे एक आउटपुट में कन्वर्ट करना, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो कहाँ आपको लगता है कि फिक्स कैपिटल यानी कि मशीनों में पैसा ज्यादा लग रहा है? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ट्रेडिंग वन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल पे काम करते हो स्मॉल स्केल पे, जो बिजनेस लार्ज स्केल पे काम करते होंगे उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। चॉइस ऑफ टेक्निक, दो तरीके की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब आप लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, आप मशीनों पे कम डिपेंड हो, कैपिटल पे कम डिपेंड हो। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मशीनों से काम ज्यादा हो रहा है, तो कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है फिक्स कैपिटल की, वहीं पे लेबर इंटेंसिव में कम। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, मतलब अपग्रेड करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो ऐसे बिजनेसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है फिक्स कैपिटल की वो ज्यादा होती है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ऑब्वियसली अगर आगे बढ़ने के आपको चांसेस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट उन फेजेस के अंदर बढ़ जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग मोर वेराइटीज टू योर बिजनेस। आप पहले एक सीमेंट इंडस्ट्री में थे, अब आप आयरन में भी डील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने बिजनेस को, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, सपोज करो मुझे एक मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है, बट मैंने क्या किया, उस 10 करोड़ रुपए की मशीन को फाइनेंस करा लिया है और अब मुझे सिर्फ मात्र 10,000 रुपए की एक किश्त भरनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये ऑल्टरनेटिव मिल गया तो आपकी जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, एक काम था जो मुझे अकेले करना था और अब वही मुझे 3 लोगों के साथ मिलकर करना है, तो मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स मिलकर एटीएम एस्टैब्लिश कर लेते हैं ताकि जो उनका पर यूनिट मेंटेनेंस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये जरूर करके जाइएगा। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको सिमिलर दिखेंगे, जैसे कि सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस में फिर से मैं वही कहूंगी कि दो तरीके के बिजनेस पढ़ लो, सर्विस बिजनेस भी होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ट्रेडिंग वाले के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी एज कंपेयर टू द फिक्स कैपिटल में, क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन, वही लार्ज स्केल पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल बिजनेसेस। बिजनेस साइकिल, हमारे में यहाँ पर ना बिजनेस साइकिल होते हैं, वो होता है बूम सीजन। बूम सीजन मतलब प्रोडक्शन की एक्टिविटी ज्यादा है, सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होने वाली है, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन करनी होगी। बट वहीं पे एक लीन सीजन चल रहा है, डिप्रेशन सीजन चल रहा है, तो ऐसे में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहती है। सीजनल फैक्टर, जब आपके बिजनेस का सीजन आएगा, यानी कि आप ऐसे बिजनेस में डील करते हो, एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जिसका सीजन है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ऐसे सीजन में जब आपका सामान नहीं बिक रहा है मार्केट के अंदर। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है द टाइम गैप बिटवीन द रिसीट ऑफ ऑर्डर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू द फिनिश गुड्स, कि आपको रॉ मटेरियल मिला, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लगता है। तो जिन बिजनेसेस का प्रोडक्शन साइकिल लार्ज होता है उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि उनको डे टू डे चीजें मैनेज करनी होंगी एज कंपेयर टू दोज हैविंग द शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल।
नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को क्रेडिट दोगे तो आपका खुद की जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका पैसा डेटर्स में टाइड अप होने लगेगा। ठीक है। क्रेडिट अवेल्ड क्या होता है कि आप जब जाते हो सामान खरीदने तो अब आपको क्रेडिट मिल रहा है, आपको उधार पे सामान मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो आज की पैसों की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। तो क्रेडिट अलाउड में रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्रेडिट अवेल में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छे से आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको चेक करने के लिए हम अपनी ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और अगर ये रेशियोज अच्छी आ रही है दैट मींस आपका बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है, वर्किंग रिक्वायरमेंट कम। इसका मतलब कि आपके डेटर्स आपको फटाफट पैसा दे देते हैं, आपकी इन्वेंट्री फटाफट बिक जाती है, तो आपके पास पैसा आ जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपको लगता है कि रॉ मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप पहले से इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आपको दिखता है कि इन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आने वाले हैं तो वही आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस टाइम पे ज्यादा होगी जब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आ रहे होंगे। लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो उसको फेस करने के लिए आपको पहले से अपने पास सामान रखना पड़ेगा, पहले से इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर सको, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। इन्फ्लेशन के टाइम का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ जाना। जो सामान पहले 10,000 में मिल रहा था 12,000 में मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई हो गई। ठीक है बच्चे, सो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बच्चे बड़े परेशान से रहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर से, यस मैं ये कहूंगी अ बिट लेंथी चैप्टर है ड्यू टू न्यूमरस फैक्टर्स है यहाँ पर, इस वजह से, बट काइंड ऑफ इजी चैप्टर। अगर आप इसको लॉजिकली समझ ले तो बहुत इजी चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 9 तो हमने कर लिया है फटाफट से कंप्लीट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिकली आपको ये पढ़ना है कि हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब जैसे कि हम लोग जब सब्जी खरीदनी होती है तो सब्जी मंडी जाते हैं, फर्नीचर खरीदना होता है तो फर्नीचर मार्केट जाते हैं, कपड़े खरीदने होते हैं तो कपड़े की मार्केट में जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर पैसों की जरूरत होगी तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर हमें पैसा मिलेगा। तो क्या पैसा भी ऐसे खरीदा और बेचा जा सकता है? काइंड ऑफ। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं। जब फाइनेंशियल एसेट्स की बात आती है तो उसका मतलब होता है द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड द बॉन्ड्स, जिसको हम यहाँ पर स्टॉक्स कह देते हैं, या फिर सिक्योरिटीज। अब ये फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है। बच्चे सामने कंट्रोलिंग देखकर कंफ्यूज मत होना। अब क्या करें, हमारे जो राइटर साहब है उनसे थोड़ी सी गलती हो गई है यहाँ पर, जिन्होंने ये टाइप किया है उनसे थोड़ी सी गलती हो गई है और उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट की जगह वहां पर कंट्रोलिंग लिख दी है। तो कोई बात नहीं, एज यू ऑल नो भैया गलती तो सबसे हो सकती है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन ऑल मेक मिस्टेक्स, है ना। तो गलती से फाइनेंशियल मार्केट की जगह पे यहाँ पे कंट्रोलिंग लिख दिया गया है। तो फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास दो तरीके की है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब देखो जो पैसों की जो जरूरत है वो जरूरत दो तरीके की हो सकती है। एक जरूरत ऐसी है जो थोड़े कम समय के लिए और एक जरूरत ऐसी है जो थोड़े लंबे समय के लिए है। तो अगर आपको पैसा चाहिए फॉर दी शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी कि अप टू द 1 ईयर, अगर आपको पैसा चाहिए 1 साल के लिए, अब शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है आपकी, तो आप मनी मार्केट में जा सकते हो। वहीं पे अगर आपके पैसों की रिक्वायरमेंट मीडियम और लॉन्ग टर्म की है, यानी कि आपको एक लंबे समय के लिए पैसा चाहिए 1 साल से ज्यादा के लिए, तो ऐसे में आप कैपिटल मार्केट के अंदर जा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैपिटल मार्केट के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि अच्छा मैं यहाँ पे एक दो चीज आपको और भी बता देती हूँ अगर डिफरेंस आ गया। तो मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली उनका नाम क्या होता है, लाइक ट्रेजरी बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कॉल मनी होता है। कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब चीजें ही आती हैं। मनी मार्केट जो होती है वो हाईली लिक्विड होती है, कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होती है। मनी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आउटले होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो होती है इनकी वो हाई होती है। ये एक ही जैसे ट्रेजरी बिल होता है वो 25,000 रुपए का मिलता है, फिर वो 25 के मल्टीपल्स में होता है। बट कैपिटल मार्केट में जैसे ये शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, इनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है। एक ही शेयर अगर 10 रुपए का है 100 रुपए का है। रिटर्न लेकिन मनी मार्केट में कम होता है, कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिटर्न आता है। रिस्क की भी कैपिटल मार्केट होती है, मनी मार्केट लेस रिस्की होती है, लेस रिस्की होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट भी दो तरीके की है। अब जैसे कि मुझे लंबे समय के लिए एक एसेट चाहिए था, अब दो तरीके हैं, या तो मैं
दुकान से बिल्कुल नया वाला एसेट खरीद के लेकर आऊँ, जैसे मुझे मशीन खरीदनी है, तो या तो मैं एक नई की नई मशीन खरीद के लेकर आऊँ, या फिर मैं जाऊँ सेकंड हैंड दुकान पे और वहाँ से एक सेकंड हैंड मशीन खरीद के लेकर आऊँ। अब बिल्कुल कैपिटल मार्केट में भी ऐसा ही होता है। 2 तरीके हैं आपको शेयर्स में डील करने के। एक तो आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड शेयर्स में डील करोगे और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग शेयर्स में डील करना, यानी कि ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी पहले भी इश्यू किए जा चुके हैं। तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू भी मार्केट कहा जाता है, जहां पर हम लोग यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज में डील करते हैं। ये डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पे जो कंपनी है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं, ये एक ऐसी मार्केट है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करती है, यानी कि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होता है। ये इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर जो फंड्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं फॉर द सरप्लस यूनिट्स ओनली। यहाँ पर कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच में ब्रोकर्स भी आते हैं और एक हमारी इंटरमीडियरी जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो तो आएगी ही। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है, या जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हो। सेकेंडरी मार्केट के फंक्शन बोले, स्टॉक मार्केट के फंक्शन बोले या स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन बोले, बात एक ही है। तो सबसे पहला है इट्स प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, यानी कि आपके पास सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, आपको उसको बेचने के लिए जगह चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी उन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर डील कर सकते हैं। आपके पास पूरा एक मार्केट है जिसमें आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज आपको पूरी तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, जहां पर इंट्रैक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर मार्केट गिव्स यू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो भी इंट्रैक्शन होगा डिमांड ऑफ शेयर्स और सप्लाई ऑफ शेयर्स का, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपको बताएगा कि कौन सा हमारा मार्केट के अंदर जो स्टॉक चल रहा है उसकी प्राइस क्या होगी। उसके बाद है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है सभी लोगों का, चाहे आप एक इन्वेस्टर्स हो या ब्रोकर हो या कंपनी है या जो भी स्कीम यहाँ पर आप जिसके अंदर डील कर रहे हो, सभी चीज़ों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है, वेल रेगुलेटेड होती है हमारी ये मार्केट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे एक प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली इन डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से जो सेविंग्स है वो मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज में चैनलाइज की जा रही है, जिससे यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम लोग पूरी तरीके से एक वेल रेगुलेटेड मार्केट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स को एडुकेट करते हैं अबाउट द मार्केट। कंप्लीट मार्केट इंफॉर्मेशन यहाँ पर उनको दी जाती है और उनके अंदर ये एक अवेयरनेस जनरेट की जाती है, कि फीलिंग जनरेट की जाती है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है टू इन्वेस्ट इनटू द कैपिटल मार्केट। उसके बाद प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर द स्पेकुलेशन, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पेकुलेशन की भी हम लोगों को जरूरत होती है, बट ये स्पेकुलेशन की जाती है एक हेल्दी मैनर में, एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में, प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन स्पेकुलेशंस को किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेडिंग प्रोसीजर, यानी कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, वो कौन सा प्रोसीजर है जिसको आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आना होगा, जहां पर आपको पहली बात तो सिलेक्शन भी करना होगा एक ब्रोकर का, कि आप किसके साथ यहाँ पर डील करने जा रहे हो। वो ब्रोकर आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाएगा किसी भी एक डिपोजिटरी के साथ, इफ ही डजंट हैव द वन, अगर उसके खुद के पास नहीं होगा तो। और डिपोजिटरी कौन कौन हो सकता है, हमारी जो सेंट्रल डिपोजिटरी है वो हो सकती है, और हमारी जो नेशनल लेवल की जो डिपोजिटरी है हमारी वो भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप प्लेस करेंगे ऑर्डर विद द ब्रोकर, और उसके बाद ब्रोकर क्या करेगा, आपके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करेगा, फिर उसके बाद सेटलमेंट होगा। और इन सभी चीजों के अंदर ये जो हमारी सेंट्रल डिपोजिटरी है और जो हमारी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी है, ये सारी डिपोजिटरीज के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वही डीमेट अकाउंट को खोलना, डीमेटेरियलाइजेशन करना हमारी सिक्योरिटीज का, जिसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि जो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं फिजिकल फॉर्म में, उनको ऑनलाइन बुक एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद अगर आपको रीमेटेरियलाइजेशन भी करना है, यानी कि फिर से आपको अपनी उस ऑनलाइन एंट्री को अपने फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना है, तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको 1992 में एस्टैब्लिश किया गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत सारे आप कह सकते हो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही थी, मैनिपुलेशंस हो रही थी, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही थी। तो इन सभी चीजों पर रोकथाम लगाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप किया गया।
अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये रेगुलेट करते हैं पूरी स्टॉक एक्सचेंज को, ताकि ऑर्डरली मैनर में पूरी स्टॉक एक्सचेंज काम कर सके। ये इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करते हैं, अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को, और माल प्रैक्टिसेस पर रोक लगाते हैं। सेल्फ रेगुलेशन और स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस को ये लोग प्रमोट करते हैं। उसके अलावा ये कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा डेवलप करते हैं, फेयर प्रैक्टिसेस डेवलप करते हैं कि अगर आप एक इंटरमीडिएट हो तो आपको यहाँ पर रहकर किस तरीके से काम करना है। उसके बाद अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, सेबी के फंक्शंस। बिल्कुल चांसेस है कि सेबी के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। सेबी 3 तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करता है, रेगुलेटरी बॉडी की तरह, डेवलपमेंट करते हुए, और प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं उसके। तो आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि कौन से फंक्शंस आपसे पूछे गए हैं। तो अगर मैं रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा कि यहाँ पे जितने ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, अदर प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप स्कीम के अंदर आप लोग डील कर रहे हो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर हैं, अंडरराइटर्स हैं, मर्केंट बैंकर्स हैं, उन सभी को रेगुलेट किया जाता है। जो उनकी तरफ से बिडिंग हो रही होती है उसको भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। कभी भी सेबी इन किसी भी स्टॉक मार्केट को के स्टॉक एक्सचेंज को ये कह सकती है कि इंफॉर्मेशन लेकर आओ फटाफट से, हम इंक्वायरी करेंगे, तुम्हारी इंस्पेक्शन करेंगे या इनकी ऑडिटिंग करेंगे। उसके अलावा किसी भी तरीके की फीस या चार्जेस इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं ताकि हम अपने एक्ट के पर्पस को फुलफिल कर सके। और जो भी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हमें पावर देता है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए जो सेबी है वो किसी भी तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ये हुए हमारे रेगुलेटरी फंक्शन। अब डेवलपमेंट पर्पस के लिए डेवलपमेंट फंक्शन कौन से हैं जो सेबी परफॉर्म करता है? ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि हमारे जितने भी इंटरमीडियरीज काम करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, उनको ट्रेन करना, उनके लिए रिसर्च कंडक्ट करना, उनके लिए इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, ताकि सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये पता लग सके कि मार्केट में क्या हो रहा है। उसके अलावा वो सारे के सारे मेजर्स लेना जिससे कैपिटल मार्केट को डेवलप किया जा सकता हो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल किया जा सके, यानी कि लोग इजीली कैपिटल मार्केट में एंटर कर सकें। प्रोटेक्टिव, यानी कि अब लोगों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर रोकथाम लगाई जाती है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जाता है, और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे पेनल्टीज लगेंगी। और इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जाते हैं। ये लोग फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को ही प्रमोट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये भी, एंड द इजीएस्ट वन। बहुत गिनती के टॉपिक है इसके अंदर। जब भी आप इसको प्रिपेयर करोगे, हमने एक क्विक रिवीजन की तरह इसको किया है। आप एक बार डिफरेंसेस जरूर पढ़िएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल और मनी मार्केट के बीच में, तो बहुत अच्छे से आप उस कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे। फीचर्स आ गए तो फीचर भी फिर उसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब तक जो दोनों चैप्टर्स थे आपके 15 मार्क्स की वेटेज रखते हुए 9 और 10, उसके अंदर प्योरली आपने ये सीखा कि किस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करेंगे और फाइनेंस आएगा कहाँ से। अब आप यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आप मार्केटिंग कैसे करते हो, वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो एक मार्केटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो ये पूरा चैप्टर बिल्कुल उसी सब चीज़ों के टुवर्ड्स रिवॉल्व करेगा। और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिला के 15 मार्क्स के आते हैं। और एज पर द लेटेस्ट सैंपल पेपर ये देखा गया है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की वेटेज ज्यादा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 मार्क्स का अगर देखा गया है तो वहीं पे मार्केटिंग मैनेजमेंट लगभग 10 से 11 नंबर का वहां पर हमने देखा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करना है, अ बिट लेंथी बट अगेन एन इजी चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर उसके फीचर्स क्या होते हैं। फिर से हमारे जो टाइपिंग मास्टर हैं उन्होंने फिर से एक मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है बट ये मार्केटिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। देखो, मार्केटिंग एक ऐसी सोशल प्रोसेस है जहां पर आपके कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। तो उस मार्केटिंग के अंदर हमारे फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है नीड और वांट। आपको सबसे पहले तो ये डिस्क्रिमिनेट करना होगा दैट व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट। नीड का मतलब होता है कि जहां पर आप इन जनरल टर्म्स में कहते हो कि जिस चीज के बिना आपको एक ऐसा फील होता है ना, अधूरा अधूरा सा फील होना, दैट इज नीड। और वहीं पे वांट क्या होती है कि जहां पर हम थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई नीड फूड, तो यहाँ पर मैं अपनी नीड के बारे में बात करूँ ना, आई नीड फूड बिकॉज यू कांट सर्वाइव विदाउट फूड। बट वहीं पे अगर मैं कह रही हूँ कि आई नीड पिज्जा,
बर्गर, चाउमीन। तो यहाँ पर हुआ कि मैं स्पेसिफिक हो गई कि यहाँ ये मेरी वांट है, ठीक है? तो आपको कस्टमर की नीड और वांट में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना होगा कि आप जिस चीज़ में डील करने जा रहे हो वो कस्टमर की नीड है या फिर वांट, और उसी को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। उसके बाद दूसरा है क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग, यानी कि आपको मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से ऑफर करना है, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना होता है। आप एक मोबाइल फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो वहाँ पर आप बताते हो ना कि हमारे मोबाइल फ़ोन के ये फीचर्स हैं, ये प्राइसिंग है, हम इस तरीके से इसको डिलीवर करते हैं, ये पेमेंट मोड होता है। तो कहीं न कहीं आप मार्केट ऑफरिंग कर रहे हो। कस्टमर वैल्यू, एक कस्टमर तभी किसी सामान को खरीदेगा जब वो उसको वैल्यू फॉर मनी होगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डेवलप करना है कि वो हमारे कस्टमर के लिए कुछ वैल्यू जनरेट करे। एक्सचेंज मैकेनिज्म, कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस वन साइडेड नहीं होती है, इसके अंदर टू साइडेड मैकेनिज्म होता है, यानी कि एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। तो अगर आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो बदले में आपको यहाँ पे कुछ पैसा भी मिल रहा है, या चाहे वो कैश में हो या फिर वो इन काइंड में हो। दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहती हैं। दोनों पार्टीज के पास ये राइट होता है, यानी कि बायर और सेलर के पास, कि वो एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे मार्केटिंग के? सबसे पहले तो यही कि हम डिमांड क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, मार्केट शेयर हमें चाहिए, गुडविल एस्टैब्लिश करना है, प्रॉफिटेबिलिटी है चाहिए हमें थ्रू द सेल्स वॉल्यूम एंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से जो निकल कर आता है वो है फंक्शंस। बच्चे फंक्शन ना 12 हैं, बट 12 के 12 हमें करके जाने हैं। ये नहीं सोचना कि मैडम 6 नंबर का क्वेश्चन आता तो 6 कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना आपको ऐसा काम, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डायरेक्टली हमारा जो सीबीएसई है उसको पूछता है। कैसे? कि वो अपने आप से आपको कोई भी 2 या 3 फंक्शन दे देगा 6 नंबर में और कहेगा कि एक्सप्लेन करो, और तीनों सेट में 12 में से छाँट-छाँट के 2 या 3 वो पॉइंट्स डाल देंगे। तो ऐसे वाला जो टॉपिक होते हैं ना वो उनके लिए बढ़िया होते हैं, क्योंकि सेट्स में कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, क्योंकि ऐसे में वो वेरिएशन कर पाते हैं। तो सभी आपको पॉइंट्स पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि आप मार्केट में एंटर करने जा रहे हो तो भैया किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले ये देखोगे ना कि मार्केट में कौन कौन लोग प्रेजेंट है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपके लिए उस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से लोग आपके लिए थ्रेट का काम करेंगे, आपके खुद के बिजनेस की वीकनेसेस क्या है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना होता है एक तरीके से जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये हमें पता लगाने हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के भी और खुद के भी मार्केट में एंटर करते टाइम। उसके बाद आप करेंगे अपनी मार्केट प्लानिंग। आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय 20% इन नेक्स्ट 1 ईयर, तो आपको उस चीज के लिए प्लान करना होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। किसी भी प्रोडक्ट का जो डिजाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी सेल्स में, क्योंकि कई बार जो हम सामान को इसलिए नहीं खरीद रहे होते हैं कि वो जो है उसकी प्राइसिंग कितनी है, कई बार हम उसके डिजाइन को देखकर भी उस सामान को खरीद लेते हैं। प्लस हमारा प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन होना चाहिए कल को हम उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट कर सकें। अब जैसे कि मैं कार की बात करूं तो पर्टिकुलर एक ऑडी का जो हमारा मॉडल है, अब यहाँ पे आप कहते हो ना कि A3 मॉडल है, A4 मॉडल है, लेकिन ओवरऑल आपने देखा कि कार वैसी डिजाइन हुई है, थोड़ा बहुत वो मॉडिफिकेशन करते हैं और कार नई कार एक लॉन्च हो जाती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि देखो हमने प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स यानी कि स्पेसिफिकेशन दे दिया है, सारे प्रोडक्ट वैसे ही बनने चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब होता है किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के बेसिस पे प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी होता है मार्केटिंग के अंदर। पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग इज डिजाइनिंग द पैकेट और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट, और जो आपके लिए बहुत एक कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन भी आप उसके अंदर डालते हो, प्रमोशन भी आप उस पैकेट के ऊपर डालते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा पैकेट डेवलप करना, क्योंकि पैकेट जो होता है वो लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। उसके बाद आती है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है पुटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन दी पैकेट, बेसिकली कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लॉ भी कहता है आपको प्रोवाइड करनी होती है पैकेट के ऊपर, तो लेबल के थ्रू आप वो सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है गिविंग द यूनिक आइडेंटिटी टू योर प्रोडक्ट। भैया हम कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, बट वहीं पे अगर मैं उन पेन के नेम्स लेना शुरू कर दूं कि मेरे पास रेनॉल्ड्स का पेन है, मेरे पास एक कह सकते वो होता है ना आपका बटरफ्लो, मेरे पास बटरफ्लो है, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। तो ब्रांडिंग कहीं ना कहीं एक यूनिक आइडेंटिटी देता है आपके प्रोडक्ट को। कस्टमर सपोर्ट सर्विस। भाई कस्टमर आज हमारे पास आया है और हम उसको फिर कल भूल जाए, जैसे सामान बिक गया वैसे हम उसको भूल जाए? नहीं भैया,
कस्टमर को बिल्कुल नहीं भूलना है और कस्टमर को इतना सेटिस्फाइड करके भेजो कि वो आज आया है कल को दोबारा आए और 10 लोगों को साथ लेकर आए, लड़ने के लिए नहीं, सामान खरीदने के लिए। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बहुत ज़रूरी होती है टू क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, जहाँ पर आप आफ्टर सेल सर्विसेज को इंक्लूड करते हो, फ्री होम डिलीवरी को इंक्लूड करते हो, उनके ग्रीवेंसेस को आप लोग हैंडल कर रहे हो। ठीक है, आप जैसे हम एसी खरीद के लेकर आते हैं तो कहते हैं ना कि जो 3 सर्विसिंग आपको फ्री मिलेंगी, तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, सामान बेचोगे तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने में अपना सामान आपको बेचना है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है। तो प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक प्रोडक्ट की कॉस्ट देखना, कॉम्पिटिटर्स को देखना मार्केट के अंदर, आप क्या मार्केटिंग मेथड इस्तेमाल करते हो, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कह रही है इस चीज़ के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने होते हैं। उसके बाद आता है प्रमोशन, यानी कि टू इन्फ्लुएंस और परसुएट द कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट। भाई बहुत लोग हैं मार्केट में जो सामान बेच रहे हैं, एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट ही क्यों खरीदे, उसके लिए आपको उसको इन्फ्लुएंस करना होता है, तो प्रमोशन के थ्रू आप वही सारे काम करते हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर बेसिकली हम लोग लेते हैं दो तरीके के डिसीजन। इसके अंदर हम लोग लेते हैं दो तरीके के डिसीजन, जिसमें पहला होता है टू डिसाइडिंग अबाउट द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अनदर वन इज कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। उसके बाद अब देखो क्या होता है ना कि हमने सामान आज बना लिया है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो आज के आज ही बिक जाएगा, तो यहाँ पर एक टाइम गैप होता है, तो उस टाइम गैप को फिल करता है हमारा वेयर हाउसिंग, जो टाइम यूटिलिटी देता है। तो स्टोरेज की फैसिलिटी भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, उसके बाद अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बाद हम लोग पढ़ते हैं फिलॉसफीज। ठीक है, अब ये जो फिलॉसफीज है आपकी तो ये हमारी 5 तरीके की हैं। फिर से मैं कहूंगी इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस अगर आप पढ़ के जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलॉसफीज आपको दे रखी है 5 हैं, जो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग आप कह सकते हो कि उसको डिस्क्राइब करता है। कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, हमारा माइंड है, हमारी फिलॉसफी ये है कि हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोडक्शन के ऊपर ही है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं और प्रोडक्शन करके ही हम प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ये हमने अपने मीन्स रखे ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल भी कराना है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, तो जिससे हम लोग अफोर्डेबिलिटी भी क्रिएट कर पाएंगे। बट सिर्फ अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी से कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होता है हमारा कस्टमर, क्योंकि जब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में ज्यादा आ जाते हैं तो हमारा कस्टमर चूजी हो जाता है। तो ऐसे में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, कि आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। तो उसी के साथ निकल कर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर आपका फोकस प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे होता है, जहां प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट से ही या प्रोडक्ट की क्वालिटी से ही आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी तुमने देख लिया, लेकिन कॉम्पिटिटर बहुत है मार्केट के अंदर, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो अब आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपको करनी होगी एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, आपको सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज में जाना होगा, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना है अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करके। उसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट जो होता है हमारा, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में बिलीव करता है। वो कहता है कि एक कस्टमर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी क्वालिटी इंप्रूव कर लो, चाहे तुम कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, वो नहीं आएगा। तो उसके लिए उन्होंने कुछ पिलर्स डिसाइड किए, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी टारगेट मार्केट चूज करो, उसके बाद आइडेंटिफाई करो उस टारगेट मार्केट के अंदर नीड्स और वांट ऑफ द कस्टमर, अपने प्रोडक्ट को उनकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग डेवलप करो, कॉम्पिटिटर से पहले अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड करो, और ये सारे काम अपने प्रॉफिट पे करने हैं। तो ये 5 पिलर्स हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर निकल कर आए हैं। उसके बाद आता है लास्ट, सोसाइटी को नहीं भूलना है। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है कि सब काम करो जो तुम मार्केटिंग के अंदर करते हो, बट सोसाइटी के यानी कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखे। तो यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा सोशल वेलफेयर और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, या जिसको हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसके अंदर आता है प्रोडक्ट मिक्स, 3 चीजें पढ़ेंगे, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। उसके बाद आता है प्रमोशन, उसके बाद आता है प्राइस मिक्स, जिसमें फैक्टर्स पढ़ेंगे प्राइस डिसाइड करने के। प्रमोशन मिक्स जो हमारे कम्युनिकेशन टूल्स भी कहलाते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। फिर प्लेस मिक्स के अंदर आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना होगा, जो 4 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, आप इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग वही आपने भी डेफिनेशन पढ़ी ली है।
अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिटी देता है किसी भी प्रोडक्ट को, तो अब इसके एडवांटेजेस क्या होती है किसी भी कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है जब उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। कई बार हम लोग ब्रांडिंग की हेल्प से क्या होता है कि हम क्वालिटी देखकर भी, यानी कि कोई एक ब्रांड है जो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस मिलते हैं हमें कुछ-कुछ ब्रांड से। तो क्वालिटी एश्योरेंस भी एक एडवांटेजेस है जो कस्टमर को दी जा रही है। तो क्वालिटी एश्योरेंस भी एक एडवांटेज है जो कस्टमर्स को दी जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड हम एज अ स्टेटस सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कोई एक लग्जरी कार खरीद रहे हैं जैसे कि बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, तो कहीं ना कहीं ये ब्रांड स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है मार्केटर्स को एक ब्रांडिंग की? तो एक मार्केटर भी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर पाता है मार्केट के अंदर अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अपने ब्रांड के नाम का पैसा चार्ज करना, आपका ब्रांड जितना पॉपुलर होगा मार्केट के अंदर आप उतने ही ज्यादा उसकी प्राइस चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा जब हमें एडवर्टाइजमेंट करनी होती है या डिस्प्ले प्रोग्राम्स, उसमें भी ब्रांडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आपका ब्रांड नेम पॉपुलर हो चुका है और आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो बहुत इजीली उस सेम ब्रांड के अंदर आप लोग एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, और मैगी इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या फीचर होते हैं? ये शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना चाहिए, ये यूनिक होना चाहिए, वर्सेटाइल मतलब कि आप इसको हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, अडेप्टेबल हो कि कल को अगर नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है उसी सेम ब्रांड नेम के अंदर तो वो उसको अडेप्ट कर सकता हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैकेजिंग के बारे में। तो जो पैकेट होता है ना किसी भी प्रोडक्ट में, वो साइलेंट सेल्स प्रमोशन की तरह काम करता है। 3 लेवल में एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेज होता है कि वो कंटेनर आपके प्रोडक्ट का जिसमें एक्चुअल आपका प्रोडक्ट है और उसको आप तब तक अपने पास संभाल कर रखते हो जब तक आपका प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता। सेकेंडरी पैकेज एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है जिसको जनरली जब आपने प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया तब उसको उठाकर फेंक देते हो। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग का मतलब होता है वो बड़े बड़े कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो बॉक्सेस। अब अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जैसे कि वही बहुत ही इजी एग्जांपल होता है हमारा टूथपेस्ट का, कि टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है वो आप तब तक संभाल के रखोगे जब तक आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। उसका जो बाहर का जो कवरिंग होती है, जो वो आपका कागज का एक गत्ता होता है, उसको आप जिस दिन से आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया आप उसको उठा के फेंक देते हैं। और कॉर्रुगेटेड बॉक्सेस के अंदर उसकी 100 यूनिट 10 यूनिट इस तरीके से वो बनकर आता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है? हमारे पास यहाँ पर 4 फंक्शंस है पैकेजिंग के। पहला तो ये कि प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो पा रहा है उस पैकेट को देखकर, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हो पा रही है, यानी कि बाहर के जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या फिर जितनी भी चीजें हैं जो प्रोडक्ट को हार्म कर सकती हैं, और हाइजीन जो है वो भी बेसिकली मेंटेन की जाती है, तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हो रही है। प्रोडक्ट का प्रमोशन भी किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं या प्रमोशनल स्कीम्स हैं जो पैकेट के ऊपर ही लिखी होती हैं। और अब तो बहुत सारे पैकेट ऐसे डिजाइन किए जाने लगे हैं जो उसके यूसेज को आसान कर देते हैं, यानी कि बहुत आसानी से हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी कि बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट को पैक्ड फॉर्म में यूज़ करना, क्योंकि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, सपोज करो कि आप किराने की दुकान पे चले गए, वहाँ पर आपने देखा कि खुले चावल लगे हुए हैं, वो जो लगे होते हैं ना कट्टे कट्टे में, और बहुत सारे चावल है, दाल है, राजमा है, छोले हैं, और उसके ऊपर जो चूहा है वो पूरा मजे से पूरा खेल खेल रहा है। वहीं पे वो जो पैकेट्स रखे हुए हैं आपके, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो आपके लिए ज्यादा सेफ है, सैनिटेशन फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स जैसे कि हमारे ये रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गया हमारा, या फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि जो आपका पैकेट होता है ना वो खुद ही अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है, वो खुद ही अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो सेल्फ सर्विस आउटलेट में इसका जो यूज है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, आजकल बहुत सारे पैकेट ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसकी वजह से पहले जिन प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं था आज वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि रेडी टू ईट, भिगोया दो और हो गया वाली सिचुएशन कि आपने क्या करना है, सूप पीने का मन है तो क्या करो, बस सूप का वो पैकेट लेकर आओ, उसको गर्म पानी में उबालो और सूप रेडी, है ना। उसके अलावा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन तो है कि पैकेट्स को देखकर भी कई बार हमें पता भी नहीं, हम पढ़ना नहीं आता, बट वो पैकेट को देखकर भी हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
लेबलिंग। अब लेबलिंग के अंदर क्या है कि हमने ये बताया कि लेबलिंग का मतलब होता है कि आप अपने पैकेट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो लेबलिंग का फंक्शन क्या है? इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसके कंटेंट्स क्या हैं, लाइक इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो सारी बातें आपको लेबलिंग पे प्रोवाइड की जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, किसी भी ब्रांड के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कौन से ब्रांड का है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। ग्रेडिंग, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि अब मैं सनसिल्क शैम्पू की बात करूं तो उसकी एक पिंक बॉटल भी आती है, ब्लैक बॉटल भी आती है, येलो बॉटल भी आती है, जो अलग अलग जो हमारे हेयर्स का टाइप है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये ग्रेडिंग जो है वो भी लेबलिंग के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाती है। प्रमोट्स अ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारी जो टैगलाइंस होती हैं, जो बढ़िया बढ़िया वो लोग टैगलाइन यूज करते हैं, वो सारी चीजें लेबल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं जो लॉ कहता है प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप सिगरेट पीते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं पीते हैं आप, तो कि जब भी जो भी सिगरेट का पैकेट होता है उसके ऊपर ये लिखा होता है दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और सिगरेट पीना सच में सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अब प्राइस मिक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जब हम प्राइस डिसाइड करेंगे तो उसको अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला फैक्टर है प्रोडक्ट कॉस्ट। भाई आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि यार उस प्रोडक्ट को बनाने में पैसा कितना लगा। तो प्रोडक्ट कॉस्ट आपके लिए एक मिनिमम लेवल सेट कर देता है कि कम से कम आप इतना प्राइस चार्ज जरूर करेंगे। अब प्रोडक्ट कॉस्ट अलग अलग तरीके की हो सकती है, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ बिल्कुल चेंज नहीं होती है, चाहे आपका लेवल ऑफ आउटपुट 0 हो, कितना भी हो, आपको ये कॉस्ट भरनी पड़ेगी, जैसे कि हो सकता है आपका फैक्ट्री का रेंट। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट जो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होगी, जैसे कि रॉ मटेरियल, जितना जितना आउटपुट बनाते जाओगे उतना उतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते जाओगे। बट एक होती है हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो जिसका कुछ पार्ट आपका फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल। जैसे कि आपने अपने एक मैनेजर को अपॉइंट किया कि देखो जितना ज्यादा आप सेल करोगे हम आपको 20,000 सैलरी तो मंथली फिक्स दे रहे हैं, बट जितनी सेल्स करोगे उसके ऊपर आपको 5% इंसेंटिव मिलेगा या बोनस मिलेगा या कमीशन मिलेगी। तो यहाँ पर आपने एक पार्ट फिक्स कर दिया है और एक पार्ट आपने वेरिएबल कर दिया है, तो इसे बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस सभी कॉस्ट को यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एटलीस्ट हमें कितना पैसा चार्ज करना है। उसके बाद यूटिलिटी एंड डिमांड। यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक जो कस्टमर है वो तभी किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा जब उसे जितना पैसा उसने पे किया है उसके बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिले। तो आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट कितनी यूटिलिटी जनरेट कर रहा है। एट द सेम टाइम आपको उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी चेक करनी होगी। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर की डिमांड इलास्टिक है, यानी कि चेंज हो सकती है, तो लो प्राइस चार्ज करो। बट वहीं पे लगता है कि इन इलास्टिक डिमांड है तो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। नाउ एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में कितना कंपटीशन है। अगर हाई कंपटीशन है तो लो प्राइस चार्ज करो, कम कंपटीशन है तो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, कुछ चीज़ों की प्राइस को डिसाइड करते हुए हमें गवर्नमेंट को भी पूछना पड़ता है, क्योंकि कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जिसकी प्राइस गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करती है। तो इस तरीके से भी प्राइसिंग की जाती है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते टाइम हमारा खुद का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हम अपनी क्वालिटी के नाम का प्राइस चार्ज करना चाहते हैं, हमें मार्केट में लीडरशिप बनानी है, लीडरशिप बनाएंगे तो स्टार्टिंग में प्राइस कम रखेंगे, या उसके अलावा हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, उसके अंदर सर्वाइव करना है, तो सर्वाइवल के लिए भी प्राइस कम रखी जाती है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मेथड यूज। आप कौन सा मार्केटिंग मेथड यूज करते हो। देखो जितने भी लोग ऐसे एक्स्ट्रा सर्विसेज देते होंगे कहीं ना कहीं वो प्राइस भी ज्यादा चार्ज करते होंगे। जो लोग फ्री होम डिलीवरी दे रहे होंगे कहीं ना कहीं वो लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज्यादा ही चार्ज करते हैं, यानी कि जब आपको मिलेगा कि फ्री होम डिलीवरी है तो वहां पर आपको दिखेगा कि प्राइस भी वो लोग ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। आपका क्वालिटी ऑफ सेल्समैन कैसा है, आपने जो एम्प्लॉय किया है वो अच्छा है, तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस जनरली मार्केट में हाई होगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं while determining the price of a product। and one more thing important है, ठीक है, जरूर करके जाना। उसके बाद प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक टाइम है कि आपको कब ऑर्डर रिसीव हुआ और कब आपने उसको डिलीवर कर दिया है। तो एक एक्यूरेट और स्पीडली जो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो वही होगा, यानी कि जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो एक्यूरेटली और स्पीडली ऑर्डर को प्रोसेस कर दे। और देखो एक्यूरेटली का मतलब होता है जैसा हमने स्पेसिफाई किया है वैसा, स्पीडली मतलब टाइम से, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करोगे फैक्ट्री से सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। वेयर हाउसिंग, फिर से वही बात जो हमने पीछे ही पढ़ा था कि टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। यहाँ पे ये गैप को फिल करेगा कि कब हमने सामान को बनाया और कब वो मार्केट में कस्टमर्स के थ्रू डिमांड किया जा रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि यहाँ आपको ये चेक करना है कि आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करोगे। अगर आपका मोटिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन है कि हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन देना है, तो आप हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करोगे। अगर आप कॉस्ट को देखकर चल रहे हो तो भैया कहीं ना कहीं आप इन्वेंट्री कम होल्ड करोगे, क्योंकि इन्वेंट्री को होल्ड करने की कैरिंग कॉस्ट वगैरह ये सब ज़्यादा आती हैं। उसके अलावा आपका प्रेडिक्शन कैसा है, आपकी सेल फोरकास्टिंग क्या एक्यूरेट होती है। अगर एक्यूरेट होती है तो उसके हिसाब से आप इन्वेंट्री हो सकता है कम मेंटेन करो, पर आपको लगता है कि आपकी सेल फोरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं रहती तो आपको ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स कम्युनिकेशन टूल्स कहलाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पर्सनल रिलेशन। तो एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पर एक मैसेज है, स्टैंडर्डाइज मैसेज है जो सब तक पहुंचाया जा रहा है, मास रीच हो सकती है इससे। आपका ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन और जनरली ये इकोनॉमिकल होता है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक आपकी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, यानी कि वो लुभावने ऑफर जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट। और पर्सनल सेलिंग यहाँ पर एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पर एक ओरल मैसेज होता है, जहाँ पे पूरा एक सेल्स स्टाफ हम लोग यहाँ पे रखते हैं जो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैसेज कस्टमर जो यहाँ पे मैसेज होता है वो चेंज हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, बट इसकी जो रीच है वो लिमिटेड है। और क्योंकि यहाँ पर आपको एक पूरा सेल्स स्टाफ मेंटेन करना होता है तो एडवर्टाइजिंग से कॉस्टली है। ये इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। पर्सनल रिलेशन कहीं ना कहीं जो ये पीआर है हमारा, आपने पीआर डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। इनका काम होता है कि जो भी हमारी मार्केट है उसमें कंपनी और उसके प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज को मेंटेन करके रखना, कि किसी भी तरीके से अगर नेगेटिविटी आ रही है हमारी कंपनी की तरफ हमारे प्रोडक्ट के लिए तो हमें उसको पॉजिटिव बनाकर चलना है। प्लस कहीं ना कहीं ये जो पीआर डिपार्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कम्युनिकेशन करने में बिटवीन द पब्लिक एंड द कंपनी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको सेल्स प्रमोशन और पर्सनल रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ना है डिटेल में। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग ही हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर फीचर्स दे रखे हैं एडवर्टाइजमेंट के। मैंने आपको बता दिया है कि पेड फॉर्म होता है, इम्पर्सनल होता है, जो स्पॉन्सर है वो आइडेंटिफाइड है, यानी कि जो पर्सन है जिसके थ्रू एडवर्टाइजिंग की जा रही है आपको पता होता है कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट। अब बिल्कुल लास्ट चैप्टर हम लोगों का बचा है विच इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अपना लास्ट चैप्टर हमारी मैराथन का। इसी के साथ हमारी मैराथन भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस वो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है और हम एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको प्योरली ये बताया जाएगा कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और आखिरकार क्यों हमें कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारे लिए जरूरी है। देखो क्या होता था कि पहले का सिनेरियो ऐसा था कि बोला जाता था कि लेट द बायर बिवेयर, यानी कि बायर सावधान रहे क्योंकि सेलर जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देकर आएगा और आपको उसे एक्सेप्ट करना है। बट धीरे धीरे चीजें बदली और अब बोला गया जाता है लेट द सेलर बिवेयर। क्यों? क्योंकि अब बन चुका है कस्टमर के। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कस्टमर्स के अगेंस्ट हो रही थी, कंज्यूमर्स के अगेंस्ट हो रही थी। तो बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशंस हो रही थी, माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जिससे बचाने की हमारे कंज्यूमर को जरूरत थी। तो बस ये चैप्टर आपको वही सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट कि ये जो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस, कि हमारा जो कंज्यूमर है बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा है, वो है इग्नोरेंट, उसको नहीं पता कि उसके पास क्या राइट्स अवेलेबल है, क्या रेमेडीज उसको मिल सकती हैं। तो इस वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमें जरूरत है, यानी कि एक एक्ट जो हमें प्रोटेक्ट करे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी बातें करता है। ठीक है,
है। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, हमारा कंज्यूमर क्या है कि जब उसके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होती है तो कहीं ना कहीं अकेला अकेला सा वो घूम रहा होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि कंज्यूमर्स को ऑर्गेनाइज्ड किया जा सके। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट स्टिल वो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए एक एक्ट हमें चाहिए जो हमारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है, उनको कम वेट का सामान बेचकर, ब्लैक मार्केटिंग करके, अडल्ट्रेशन करके, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देके। तो इन सभी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए भी हमें गवर्नमेंट की जरूरत है कि वो कोई एक्ट लेकर आए। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है मुझे लग रहा है कि जब पार्ट बी हमारे टाइपिंग मास्टर इस पे काम कर रहे थे तो थोड़े से वो नींद में थे शायद, कि यहाँ पर भी उन्होंने एक मिस्टेक करी है। इधर फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है तो दूसरी तरफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है बच्चे, तो इधर वाले जो पॉइंट है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पर अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, कि अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकना है ना बच्चे, तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट रखो। भाई आपने उन्हीं से पैसा कमाना है, उन्हीं के साथ धोखाधड़ी करोगे तो कब तक सर्वाइव कर पाओगे मार्केट के अंदर। एक बार अगर उन्हें तुम्हारे धोखे के बारे में पता चल गया ना तो मुड़कर तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं। तो इसीलिए भी आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्टेड रखना है। दूसरा, भाई बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करना चाहिए। बच्चे तुमको यहीं से लेने सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे बेटा, बिजनेस कर रहे हो तो सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे और उन्हीं को धोखा दोगे तो बहुत गलत है ये। उसके अलावा तीसरा, भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी कि तुम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्टेड रखो, उनको सही सामान दो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दो, रीजनेबल प्राइस पर दो। मॉरल जस्टिफिकेशन, भाई बिजनेस एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना आए, एंटी सोशल एक्टिविटीज में ना आए, जिससे कि कल को आपकी जो बिजनेस की जो इमेज है वो बिल्कुल खराब हो जाए। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो तुम्हारे मम्मी पापा भी है ना वो तुम्हें कब समझाते हैं, जब तुम उन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हो। तो यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेन ना करे, गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाए, गवर्नमेंट नए नए लॉज ना बनाए तुम्हारे लिए, तो भैया अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्टेड रखो, किसी भी तरीके की ऐसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो। ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, ये हमारे को देता है भाई कुछ राइट्स, कुछ हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। तो इसका मैं एक आपको अच्छा सा एक्रोनिम बता देती हूँ, हायर CS। ठीक है, क्या बताया मैंने, हायर CS, जहां पर H से मतलब है हर्ड, I है इन्फॉर्म्ड, R है रेड्रेसल, और उसके बाद आपका E है एजुकेशन, जिससे कंज्यूमर एजुकेशन है, C है हमारा चूज, और उसके बाद S है हमारा सेफ्टी। अच्छा, राइट टू चूज को अब हम लोग राइट टू एश्योर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे राइट टू चूज, कहीं पे राइट टू एश्योर्ड आपको देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो खुद को, जितने भी हमारे पास ये हार्मफुल या हैजार्डस गुड्स है, उससे खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो जब भी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप खरीद रहे हो तो उसके ऊपर ISI मार्क देख लो, क्योंकि वो क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि अगर ISI मार्क है दैट मींस वो प्रोडक्ट आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्म, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है उसके बारे में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। और यही रीजन है कि हमें जो लेबल प्रोवाइड करा जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, जहां पर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज अ प्रोडक्ट, सब कुछ लिखा होता है। राइट टू एश्योर्ड, भाई आपके पास ये राइट है कि आप पूरे एश्योर्ड होकर, यानी कि आपके पास जो भी कंज्यूमर्स को वैरायटीज ऑफर की जा रही है बाय द सेलर, उसमें से जो भी प्रोडक्ट आप अपनी इच्छा से खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पर खरीदेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा एश्योरेंस के साथ आप किसी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। राइट टू बी हर्ड, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, जो भी सर्विसेज है अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, तो आपके पास ये राइट है कि आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, यानी कि आपकी बात को सुना जाए। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रीवियंसेस सेल्स बनाए गए हैं जहां पर कंज्यूमर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू सीक रेड्रेसल बात करता है आपको सॉल्यूशन देने में, रेमेडीज देने के बारे में, रिलीफ देने के बारे में, कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके की ऐसी कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या कोई माल प्रैक्टिसेस हुई है तो आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव था तो या तो डिफेक्ट रिमूव कीजिए या नए प्रोडक्ट के साथ रिप्लेसमेंट कीजिए, अगर दोनों में से कुछ पॉसिबल नहीं है तो पैसे वापस कर दीजिए।
राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हर कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो खुद को एक वेल एडुकेटेड कंज्यूमर, एक एनलाइटेड कंज्यूमर बनाकर रख सकता है। जागो ग्राहक जागो, ये इसीलिए ही आया कि हर कंज्यूमर को अपने राइट्स रिलीफ्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जरूर जाना। मैं आपको बता रही हूँ पूरे मैराथन में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो देखो ऐसे बहुत कुछ होता है, बट एक होता है ना कि हाँ यार कहीं ना कहीं हमारा ये एक कह सकते हो कि एक इंट्यूशंस होती है कि नहीं, और हमारा ये जो PYQs हम लोग देखते हैं, हम इतने सालों से पेपर्स देखते हुए आ रहे हैं, तो हमें पता है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 नंबर में आ रहा है, 3 4 6 कहीं पर भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे पेपर में 80 में से कहीं तो आपको ये देखने को मिलेगा ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। अब आपने अपने अधिकार तो जान लिए, बट आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं एज अ कंज्यूमर, अब वो तो जान लो। तो सबसे पहले जो भी आप मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, सो ऑलवेज बी अ वाइज कंज्यूमर। तुम्हें खुद को भी पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या अवेलेबल है और कौन सी प्राइस पर अवेलेबल है। क्वालिटी कॉन्शियस रहो, हमेशा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदो। लोकल प्रोडक्ट्स पे जाओगे तो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मिलेगा। हमेशा कैश मेमो लो, मतलब जो भी एविडेंस है आपकी परचेज का वो हमेशा आपको लेना चाहिए। लेबल पढ़ो, लेबल पे सब कुछ लिखा होता है, खुद ही एक्सपायरी प्रोडक्ट लेके घर पर आओगे तो फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फाइल अ कंप्लेंट, जब भी आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, प्लीज फाइल अ कंप्लेंट। ये मत देखो कि कितना पैसा उसके अंदर गया है। फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटीज, कोशिश करो खुद को ऑर्गेनाइज करने की कंज्यूमर सोसाइटीज बनाओ। रिस्पेक्ट करो एनवायरनमेंट की, यानी कि जो भी आप सामान का इस्तेमाल करते हैं उसको, जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखकर आप उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। ऑनेस्ट रहो यार अपनी डीलिंग में, हमेशा खुद तुम लोग ब्लैक मार्केटिंग को प्रमोट करोगे तो फिर सेलर की उसके अंदर क्या ही गलती है। ठीक है, आते हैं रेड्रेसल एजेंसीज की तरफ कि अगर हमारे साथ अब ऐसा कुछ भी गलत हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है, तो कहाँ जाना है। तो यहाँ पर 3 टायर मशीनरी, यानी कि हमारे पास 3 लेवल पे जुडिशरीज हैं जो हमारी मदद करती है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले इसका कॉम्पोजिशन बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होते हैं। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में सेम रहता है, एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप कब जा सकते हैं कि जब आप जो भी कॉम्पेंसेशन डिमांड कर रहे हैं या जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर उसकी कीमत 1 करोड़ से नीचे की है, यानी कि 1 रुपए से लेकर या 1 पैसे से भी लेकर मैं कह सकती हूँ, वो 1 करोड़ से कम तक की अगर वैल्यू है, वो 10,000, 10 रुपए, 100 रुपए, 20,000, 1 लाख, 2 लाख कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 करोड़ के अंदर अंदर अगर आपका कॉम्पेंसेशन है या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के अंदर अंदर अगर आपका कॉम्पेंसेशन आप डिमांड कर रहे हो या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है तो आप स्टेट कमीशन में जाएंगे। 10 करोड़ से ऊपर आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, 1 करोड़ के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 करोड़ से 10 करोड़ के अंदर स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन। अब समटाइम्स होता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया और हम उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करें? तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हो विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। ठीक है, 45 दिन के अंदर अंदर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। सपोज आप स्टेट कमीशन में थे, आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो 30 डेज के अंदर अंदर आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो। सपोज आप नेशनल कमीशन में थे, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो 30 डेज के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं, अब लास्ट हमने यहाँ पे क्या पढ़ने हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीजें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हमारे कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एनजीओज हैं। तो पहले उनके नाम देख लेते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, CCC दिल्ली के अंदर, कॉमन कॉज है दिल्ली के अंदर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस है दिल्ली में, CPC है, हमारे पास कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया है मुंबई में, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी है बेंगलोर में। तो कुछ 2-3 नाम आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद रोल और फंक्शंस क्या हैं हमारे इन एनजीओज के, तो ये एक तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करते हैं, मतलब कंज्यूमर्स के बिहाफ पर, ये पीरियोडिकल पब्लिश करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं ना कि कभी भी रेंडमली टेस्टिंग करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की और जो भी उनका रिजल्ट आता है उसको पब्लिश कर देते हैं कंज्यूमर्स के लिए। एडुकेट करते हैं कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में, कंपैरेटिव वही टेस्टिंग करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, लीगल असिस्टेंस देते हैं कंज्यूमर्स को, उनको लीगल एडवाइस देते हैं और कंज्यूमर्स के बिहाफ पर केस फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना सब कुछ पढ़ लिया,
रिलीफ क्या मिलता है? अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमने केस फाइल किया तो सीक रेड्रेसल, आपने बोला था राइट टू सीक रेड्रेसल, तो वो क्या मिलते हैं रिलीफ समय? पढ़ के जाना मैं कहूंगी इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर है कि या तो डिफेक्ट्स को रिमूव किया जाए या गुड्स और सर्विसेज में जो भी कमी थी उसको दूर किया जाए, रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है डिफेक्टेड प्रोडक्ट की नए प्रोडक्ट के साथ, या पैसे वापस किए जा सकते हैं, कुछ पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस जिसे हम कहते हैं। आप आगे से किसी भी अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं जाओगे, उसको डिसकंटिन्यू करोगे। अगर सेल के लिए कोई हैजार्डस गुड्स गए हुए हैं तो उसको विड्रॉ कर लीजिए और आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। आपको हो सकता है किसी पार्टी को एडिक्वेट कॉस्ट पे करनी पड़ जाए, आपको एक करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इशू करनी होगी कि आपकी जो पहले गलत एडवर्टाइजमेंट गई है उसके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज कर सको, ठीक है। तो बस यही था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर, और इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारे डे 3 ऑफ मैराथन के साथ हमने अपना पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त तरीके से इन डिटेल कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप इस रिवीजन के बाद आपके कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे, और अगर रह भी गए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। और अब तो एटलीस्ट अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो यार, पेपर आने ही वाला है, उनकी थोड़ी सी मदद कर दो, और फटाफट से जाकर अपने दोस्तों को कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा और आगे बच्चों के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर बरसाइएगा। और अगर आपकी कोई डाउट्स या क्वारीज है रिलेटेड टू योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम, तो वो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, ठीक है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, और अगर कोई बैकलॉग रह गया है तो प्लीज उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।